जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज 3 बड़े स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। एक तरफ इंडिया का जो डेलीगेशन है, वो यूनाइटेड स्टेट जा रहा है इंटरिम ट्रेड पैक्ट के जो लीगल टैक्स हैं, उसको फाइनल करने के लिए। दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जो हेमो मिसाइल है, उस पर डील और जो हम डिफेंस पार्टनरशिप है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हो रही है। और तीसरी तरफ जो बात है, वो ईरान यूएस टॉक जो है वो जेनीवा में स्टार्ट हो रही है। और इस सब टेंशन के बीच जो ऐसे में जब ये टॉक टेबल पर है, तो क्या जो मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शंस है, वो उस पर क्या सवाल बनते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर हम ये कहें ग्लोबल पावर रिसेट मोमेंट है। सवाल सीधे और कठोर है। क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील सप्लाई चेन का गेम जो है वो उसके बाद बदल पाएगा? क्या फ्रांस के साथ जो मिसाइल डील है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग? और अब हम बात ईरान और यूएस की करें, तो टॉक्स दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या मिडल ईस्ट जो है वो शांत होगा या फिर और भड़केगा? इन सभी सवालों के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशु जोशी। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर, सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, सबसे पहले ईरान यूएस की बात करते हैं। जिनेवा में टॉक्स दोबारा शुरू हो रही हैं। क्या जो मिलिट्री स्ट्राइक या फिर जो इस तरह के जो ऑप्शंस है, वो भी टेबल पर पड़े हुए हैं? क्योंकि ट्रंप का जो इसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसका मतलब हमको क्या समझना चाहिए, डिप्लोमेसी या फिर बैकडोर एस्केलेशन? देखो अंबर, जब हम ईरान और अमेरिका की बात करते हैं तो बहुत सारा पास्ट हमको ध्यान में रखना होगा जब हम प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात करें। और हमने पिछले कुछ दिनों में दोनों ही देशों के बीच में ऐसी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन बनते हुए देखी है जिसमें इंतजार कर रहे थे हम, आशा कर रहे थे कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं शुरू हो। पर जिस तरह से लगातार ट्रंप अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं ईरान के आसपास, बेसिस पर भी देखें तो 19 के करीब बेसिस हैं अमेरिका की पूरे पश्चिमी एशिया में हम यदि देखें, और 8 सभी साज सुविधा और मैन ऑन बूट से सुसज्जित बेसिस हैं। तो हमने विगत कुछ समय में देखा कि कैसे अब्राहम लिंकन और ये तमाम जितने इनके घातक सिस्टम्स हैं, बेड़े हैं, इनको डिप्लॉय कर दिया गया। वहीं ईरान को हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक का जो रास्ता है, वहां पर सबमरीन्स और टॉर्पीडो की तैयारी के साथ ईरान भी समुद्री रूप से अमेरिका को कैसे घेरे और प्रत्युत्तर दे, उसकी तैयारी में लगा हुआ हमने देखा है। और ये तैयारियां बंद नहीं हुई हैं, भले ही जिनेवा में टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले ओमान में दोनों ही देशों के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर के बात हुई, जो कि फेल हो चुकी है। वो क्यों फेल हुई, उसका एक इतिहास है। हमने लगातार देखा कि पहले कैसे P5+1 देशों के साथ ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की गई थी, जिसमें अमेरिका के साथ यूके भी था, रशिया भी था, चाइना भी था, तुर्की था। और इन तमाम देशों ने ये चाहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उस पर इन देशों का कंट्रोल रहे, विशेषकर अमेरिका का। अब होते होते पहले तो इस डील से अमेरिका ही एग्जिट कर गया जब पिछली दफे ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद हमने देखा ये डील धीरे धीरे इररेलेवेंट होती चली गई। आज ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम के साथ जब खड़ा है, तब ट्रंप को और पश्चिमी दुनिया को यह चिंता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके पश्चिमी एशिया की जो राजनीति है, विशेषकर भू राजनीति है, उसको ना बदल दे, वैश्विक राजनीति को एक नई चुनौती ना दे दे। अब इस डील को लेकर के जहां जहां बात अटकी है मैं वो बताती हूँ। हमेशा से ईरान ने जब भी न्यूक्लियर डील की बात ईरान के साथ की, तो वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने से संबंधित निर्णय हमको नहीं दिखता है अंबर। वो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। और हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि ये तो अमेरिका ने हमारे साथ भी करने का प्रयास किया। तो अमेरिका कोई दुनिया का ऐसा कोई राजा या चौधरी तो है नहीं कि आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करते जाएं और दूसरे देशों से अपेक्षा करें कि आप बिल्कुल जीरो न्यूक्लियर पावर बन के रहो। तो वहां पर ईरान का इशू आ जाता है, ईरान को यहां पर समस्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो ओमान में भी हमने ये पिछली डील भी फ्लॉप होते हुए देखी, अभी जो ओमान में बातचीत हुई वो भी फ्लॉप हुई। वो इसलिए कि इसके बाद अमेरिका इसमें ईरान के रिजीम को लेकर के चीजें ले आता है। इसके बाद अमेरिका प्रॉक्सीज को लेकर के, हुतीज हुए, हिजबुल्लाह हुए, हमास हुए, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उसको लेकर के बातें ले आता है। और फिर
इजराइल के हवाले से बातें लेकर के अमेरिका आता है, बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जो कूटनीतिक हैं, और फिर यहां पर ईरान की तरफ से जवाब जाता है कि आप यदि न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर मैटर को लेकर के बात कीजिए, आप हमारे राजनीतिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात ना कीजिए। यही वो एक बात थी, यही वो गड्ढा था जहां पर डील की गाड़ी जो है वो अटक गई। तो इतिहास देख ले, वर्तमान देख ले, कूटनीतिक रूप से समस्या ये है अंबर। अब अमेरिका के सामने यहां से दो ऑप्शंस खुले, या तो वो अटैक करे ईरान पर, अटैक करे तो कैसा अटैक करे, ऑल आउट स्ट्राइक कर दे या एक प्रिसाइज अटैक करे, जैसे पिछली बार किया था अभी जून 2025 में। अब यदि ऑल आउट स्ट्राइक करता है अमेरिका तो शिया सुन्नी सब भूल के ना पूरी इस्लामिक दुनिया एक हो जाएगी, ये आप और मैं दर्शक भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उसमें फिर इस्लामिक नेशंस का सपोर्ट मिल जाएगा ईरान को, और यहां फिर ट्रंप के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी, पश्चिम एशिया के लिए परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। न्यूक्लियर मामलों को लेकर के एक प्रिसाइज्ड स्ट्राइक 3 न्यूक्लियर साइट्स पर पहले भी की अमेरिका ने, ट्रंप वो करने की तैयारी में मुझे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल अब जब जिनीवा में टॉक्स शुरू हो रही हैं तो फिर हमको लगता है कि ये थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है। अब तीसरा ये दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरी कैटेगरी का, कि करे ही ना अटैक। तो अटैक ना करें तो बातचीत तो अटकी हुई है, ना तो न्यूक्लियर डील हो पा रही है, ना ईरान का रिजीम चेंज हो रहा है, तो फिर ट्रंप क्या करे? क्या रिजीम चेंज होने का नेचुरली वेट करे? पर क्या नेचुरली ईरान का रिजीम चेंज होना इतना आसान है? अभी वहां जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है, लोग सड़कों पर है, एक नेचुरल रीजन लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं रिजीम का, तो इंतजार किया जा सकता है, पर कितना लंबा इंतजार किया जाए ये भी एक समस्या है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो अभी ईरान और यूएस के बीच की दशा और दिशा क्या होगी इसको तय करेंगे। जिनेवा में जो टॉक्स होने वाली हैं, मुझे बहुत आशा नहीं है कि यहां से चीजें बहुत हल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ओमान की तरह ही मुझे लगता है फिर ये बिंदु फंसेंगे और यहां आकर ईरान की तरफ से हमको एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो मैं समझ रही हूँ। तो इसके बाद फिर वही उसी चौराहे पर आकर के ट्रंप खड़े हो जाएंगे कि अटैक करना है तो कैसा करना है, नहीं करना है तो फिर क्या करें। ईरान के सामने भी यहाँ पर एक ऑप्शन है कि क्या ईरान अटैक करे या किसी तरह से रिटेलिएट करे, उसकी तैयारी ईरान बखूबी कर रहा है। और यदि हम मिलिट्रली देखें तो ईरान को हम बहुत कम नहीं आंक सकते, ईरान की अपनी कैपेबिलिटीज हैं। पिछली दफे भी जिस तरह का अटैक अमेरिका ने किया तो ईरान ने सीधे सीधे नहीं पर इनडायरेक्टली उसका प्रत्युत्तर दिया। और अब की जो लड़ाई होती है यदि मान लीजिए दोनों देशों के बीच में, तो वो सामुद्रिक और हवाई, ये दो माध्यम रहेंगे लड़ाई के। मैन ऑन बूट्स हमको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो ईरान भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका ने, चाहे आप इराक को देखो, सीरिया को देखो, लेबनान को देखो, हम जब ईरान के आसपास दृष्टि डालते हैं तो बहुत सारे बेसेस, कतर को देखो, बहुत सारे बेसेस हैं अमेरिका के। तो वैसे ही जब हम ईरान को देखते हैं तो ईरान भी, जब हम सामुद्रिक शक्ति की दृष्टि से देखते हैं, उसने अपनी टॉर्पीडो, सबमरीन्स, बेड़ों के जरिए तैयारी कर रखी है। तो मुझे आशा तो है कि टॉक सफल रहे, लेकिन जितना मैं समझती हूँ विषय को या चीजों को, बहुत मुश्किल है। और इसके बाद फिर एक आप क्रॉस रोड्स पर आते हुए दोनों देशों को और लीडर्स को देखेंगे। पर बहरहाल स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है दोनों देशों के बीच में। अंबर जी अंशु जी, अब हम फ्रांस और भारत के बीच की भी आप बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल्स शुरू हो रहे हैं आज। और फ्रांस के साथ जो भारत जो है वो हैमर मिसाइल डील है, वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए कर रहा है, या फिर हम ये कहें जो इंडो पैसिफिक में एक क्लियर मिलिट्री सिग्नलिंग है। साथ ही क्या इसमें चाइना और रशिया के लिए भी कोई मैसेज निकल कर आता है? पहले तो हम फ्रांस को समझें कि एक देश के रूप में हमारा किस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और मैं हमेशा कहती हूं कि फ्रांस और इजराइल वो दो देश हैं जो अनकंडीशनली, जब जब हमको जरूरत पड़ी है तब तब हर प्रकार से, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे हैं। जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, जब हम पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, तब फ्रांस वो देश था जिसने खुलकर हम पर लगाए गए सैंक्शंस की भर्त्सना की थी। और चाहे आप सुरक्षा के क्षेत्र में जाकर देखें, व्यापार के क्षेत्र में जाकर के देखें, स्पेस टेक की दुनिया में जाकर के देखें, तो 60 के दशक में जब हम अपने रोहिणी मिसाइल्स की रेंज को लेकर के आए थे, तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसने हमारी खुल के सहायता की थी, हमारा साथ दिया था, और तब से आज तक वो रिश्ता बना हुआ है। मैक्रो ने, हमने आपकी वन ऑफ द टॉक्स में चर्चा भी की थी कि मैक्रो उद्यत हो रखे हैं भारत आने के लिए। देखिए भारत आ गए, वो बार बार कह रहे थे कि मेरे प्रिय मित्र मोदी, मैं आपको और भारत को बहुत मिस कर रहा हूं। तो भारत और फ्रांस के इस समय, इस जिस प्रकार की वैश्विक राजनीति में स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये जो टाइमिंग है उनके यहाँ आने की, और हम एआई समिट को भी होस्ट कर रहे हैं। पिछले दफे का एआई समिट फ्रांस ने होस्ट किया था, हम उसमें को होस्ट
थे। इस बार का एआई समिट हम होस्ट कर रहे हैं। मैक्रो भारत में है, आज मुंबई में बायलैटरल टॉक्स होनी है। मेरे ख्याल से आईएसटी 3:30-4 बजे से टॉक्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण संदेश और अग्रीमेंट्स अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आते हुए दिखेंगे। इसमें राफेल को लेकर के, इसमें हेमन मिसाइल्स को लेकर के 3.25 लाख करोड़ की वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द वर्ल्ड होना दिखाई पड़ रहा है। उसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेने की बात है। और इसके अलावा अभी हमारे एनुअल डिफेंस डायलॉग भी हुआ है। हम जॉइंटली तीनों अपनी सेनाओं को लेकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वरुण एक्सरसाइज को देखें, गरुड़ एक्सरसाइज को देखें, शक्ति एक्सरसाइज को देखें। तो बहुत सारी बातें को मैन्युफैक्चरिंग की, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, प्रोक्यूरमेंट की, टेक ट्रांसफर की। तो न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में अंबर, व्यापार के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, एआई और इनोवेशन की दृष्टि से हमने जो एक होराइजन 2047 रोड मैप बना रखा है फ्रांस के साथ, जिसमें फ्रांस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया दोनों ही हमारे विजन और मिशन को सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कूटनीतिक उपलब्धि और आज माइलस्टोन है जो बात होने जा रही है। तो बहुत बेसब्री से हम सभी इंतजार कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स का। शाम तक मुझे लगता है अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो। बिल्कुल शाम तक सारे अपडेट्स इस पर आना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ जो भारत और यूएस उसके बीच में जो इंटरिम ट्रेड पैक्ट है उसका और उसके साथ में जो ये सारे लीगल टैक्स और सारी चीजें फाइनल होने की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इंडिया यूएस जो इंटरिम ट्रेड पैक्ट है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, या फिर हम ये कहें कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी यहाँ से मतलब दिखाई पड़ती है? आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील और जो ये अपडेटेड फ्रेमवर्क आया है, इसको लेके मेरे ख्याल से हम एक्सक्लूसिवली चर्चा नहीं कर पाए। बहुत सारे शोज पर मैंने बात रखी, बहुत सारे पॉडकास्ट्स में मैंने बात रखी, मैं अपने कॉलम्स में मैंने बहुत सारे क्लेरिफिकेशंस किए, क्योंकि हमारे ही देश में ये देखना दुखद है कि हमने क्यों ये डील की। इसके पॉजिटिव कारण थे। हमारे पास चल के ट्रंप आए, अमेरिका आए, कारण है, मैं आपको अभी अगले कुछ मिनटों में समझाऊंगी। इसके बावजूद हमारे देश में कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं इस ट्रेड डील को लेकर के, और अपनी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, लोग हैं, उनको बेसिक्स पता होने चाहिए। पहले तो हम समझें कि भारत और अमेरिका की जो ये ट्रेड डील है, ये पिछले कुछ समय से इसको लेकर के बातचीत भी चल रही थी और रोड ब्लॉक्स भी थे। इसी बीच हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से हम पर अतिरिक्त टैरिफ शुल्क लगाए गए। तो पहला क्लैरिफिकेशन हम ये समझें कि हम 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप ने हम पर लगाए, वो रेसिप्रोकल टैरिफ थे, वो हमने अमेरिकन उत्पादों पर, अमेरिका पर लगा रखे थे, इसीलिए उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। तो पहला काम तो ट्रंप ने ये किया कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पॉलिसी लेवल पर यह घोषणा की कि जो भी देश अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ इतने हाई लगाते हैं, उन पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो हम पर फर्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ वो आए। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया कि प्यूनिटिव टैरिफ अतिरिक्त 25% के हम पर लगाए। वो इसलिए लगाए, कारण ये दिया गया कि हम रशिया से भारी मात्रा में तेल और गैस लेते हैं। लगभग साल भर का अभी तक हम 21 मिलियन बैरल का ऑयल एंड गैस अमेरिका से ले रहे थे। तो इसमें भी काफी कमी आई है, अभी इस पर भी आऊंगी, उसका कारण भी बताऊंगी। और ये युद्ध के समय से हमने अपना ऑयल एंड गैस की मात्रा रशिया से इस मात्रा में हमने लेना शुरू किया या बढ़ाई, क्योंकि रशिया ने हमें युद्ध के समय से, रशिया यूक्रेन युद्ध जब बढ़ा और पश्चिमी देशों ने जब सैंक्शंस लगाए, रूस से तेल और गैस लेना कम किया, जब अमेरिका ने घोषणाएं की, तो तब रशिया ने हमें $25 पर बैरल का डिस्काउंट देना शुरू किया। तो इसका हमने फायदा उठाया, और हम बार बार कहते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके तेल और गैस या अपनी ऊर्जा की जो निर्भरता है उसको पूरा करते हैं। तो हम सिर्फ रशिया से तेल और गैस नहीं लेते हम पर, ये भी एक क्लैरिफिकेशन है। हम रशिया के अलावा यूएई, सऊदी, इराक, वेनेजुएला, यूएस से पहले से हम ऑयल एंड गैस लेते हैं। और हमारी जो कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, जो तेल और गैस लेती है, हम उनको जाकर के कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ते। भारत सरकार ऐसा नहीं करती। तो जहां से हमें अच्छा डिस्काउंट मिलता है और अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल मिलता है, जैसे वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो बहुत हेवी है। हमारी जामनगर की जो रिफाइनरी है, इट इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड जो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर पाने में सक्षम है। तो उसमें फिर हमारी अतिरिक्त ऊर्जा भी लगती है, संसाधन लगते हैं। तो इसको देखते हुए रशिया से ऑयल एंड गैस लेना हर प्रकार से हमारे लिए फायदे का सौदा था। तो लेकिन बहरहाल इस बिंदु को लेकर के
ट्रंप ने हम पर सैंक्शंस लगाए, अतिरिक्त टैरिफ लगाए अतिरिक्त 25%। अब टोटल टैरिफ कितना हो गया? 50%। लेकिन हम नहीं झुके। तो जो पहला बिंदु फैलाया जा रहा है कि हम अमेरिका के आगे झुक गए, हमने रशिया से तेल और गैस लेना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें झुकना होता अंबर, हम उसी समय झुक गए होते। हम अब इतने महीनों का इंतजार क्यों करते? हमने इसके बजाय अपने डोमेस्टिक मार्केट को सुदृढ़ बनाया, हमने अपनी आउटरीच डाइवर्सिफाई की, हमने 40-45 देशों को कॉन्टैक्ट किया, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए उन देशों के साथ, हमने ईयू के साथ, यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए साइन किए, और हम लगातार फिर जो ट्रेड डेफिसिट हमारा हमें यहां से आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अमेरिका के साथ अपना ट्रेड सरप्लस है लगभग $48 बिलियन का, इसीलिए ये हमारे लिए मैटर करता था, हमारे ऊपर सैंक्शंस या टैरिफ लगना। तो और लेबर सेंसिटिव मार्केट्स को लेकर के फिर हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहां से आ रहे थे। तो हमने क्या किया? हमने ईयू जैसे संगठनों के साथ अब एफटीए करके जो ये यहां से हमारे ट्रेड सरप्लस की समस्या थी उसका हमने समाधान करने का प्रयास करना शुरू किया। इसमें हम बहुत बड़े पैमाने पर सफल भी रहे। अब जब ट्रंप ने देखा कि भारत अपनी जितनी भी निर्भरताएं हैं अमेरिका पर, उनको दूसरे माध्यमों से पूरा कर पाने में सक्षम है, भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने वैसे ही रशिया से तेल और गैस लेना कम किया, क्योंकि अब उस बिंदु पर आती हूं, जो 25 यूएसडी पर बैरल का हमको डिस्काउंट था, वो रशिया ने अब कम करके 8 यूएसडी पर बैरल कर दिया। तो हमें भी अपने इस आयात को देखना पड़ेगा। तो हमारा जो हम एक 2.2 से 5 मिलियन बैरल ले रहे थे पर डे का, उसको अब हम 1.2 मिलियन बैरल पर ले आए हैं। तो उसके पीछे का कारण रशिया के साथ हमारा बायलैटरल है, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। अब जाकर के जब ट्रंप को लगा कि ईयू के देश दौड़ रहे हैं भारत की तरफ, यूके दौड़ रहा है भारत की तरफ, लैटिन अमेरिकन देश दौड़ रहे हैं भारत की तरफ, अफ्रीका दौड़ रहा है भारत की तरफ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश दौड़ रहे हैं भारत की तरफ, तब ट्रंप को समझ में आया कि भैया इस तरह से भारत के साथ टेढ़ी निगाहों के साथ काम नहीं चल सकता। तो पहले तो वो जो प्यूनिटिव 25% थे वो 0 किए गए हैं, और जो रेसिप्रोकल 25 है वो 18% किए गए। तो ये जो दूसरी अफवाह है, इसको हम समझे, हमने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे कोई 0% का टैरिफ नहीं किया है। अभी तो वो डील फ्रेमवर्क आया है, उसमें ये कहीं बात नहीं है। तो ये एक बिंदु है टेक्निकल, हमने लिखा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स, एलिमिनेट और रिड्यूस, और वो रेसिप्रोकेटिव है, वो अमेरिका के लिए भी लागू होता है। ऐसे एक और बिंदु पे लेकर के बड़ी भारी अफवाहें फैली हुई थी और चर्चाएं हो रही थी कि हम यूएस से अच्छा, मैं और 5 अंशुली बिलियन इसी बात यूएसडी से का एक निवेश सवाल करेंगे। पूछना चाहती हूँ, जो आपने यहाँ पे टर्म्स को लेकर सवाल हुआ है कि क्योंकि हाँ, अब ये लीगल टेक्स्ट है वो फाइनल होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इतनी जल्दी क्यों, और कौन से ऐसी शर्तें हैं जो पब्लिक डोमेन से बाहर हैं, उनको शेयर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों के अंदर और ऑपोजिशन भी ऑफ कोर्स सवाल उठा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब इस यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसमें चाहे जो लोग अपोज कर रहे हैं या जो अफवाहें फैला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ईयू के साथ जो भी अपना एफटीए हुआ है ना, उससे कंपेयर करें। आप समझो अंबर, ईयू के साथ लंबे समय तक बहुत पॉजिटिव राउंड्स ऑफ डिस्कशंस चल रहे थे, जिसमें दोनों तरफ के लीडर्स इन्वॉल्व थे। और अभी आप देखो, कमीशन और काउंसिल ईयू की, दोनों के लीडर्स हमारी गणतंत्र दिवस की परेड पे आए हुए थे, पूरा डेलीगेशन आया हुआ था। तो जो डील फ्रेमवर्क था, उसके बिंदु थे, वो साइन होकर के हमारे सामने आ गए, क्योंकि वो टॉक्स चल रही थी। यूएस के साथ ट्रेड डील की अनाउंसमेंट जो आई है, वो ट्रंप की तरफ से आई है। पहले तो हम ये समझे, इसको भी लेके अफवाहें फैलाई गई कि मोदी जी ने क्यों नहीं किया अनाउंसमेंट। हम तो झुके ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं था। अजीत डोभाल ने कहा भी था कि यदि ट्रंप को नहीं करना है भाई ट्रेड डील, ना करें, हम उनके जाने का इंतजार करेंगे। कितना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, हमें जरूरत नहीं है, हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। ट्रंप ने एकाएक ये अनाउंसमेंट किया। जब अनाउंसमेंट किया, तो अब उसके जो पेज हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, वो तो फाइनलाइज होंगे ना अंबर। अब जो फ्रेमवर्क हमने देखा व्हाइट हाउस की तरफ से आते हुए, उसमें फिर आप देखो बहुत सारी चीजें बदली और एक मॉडिफाइड फ्रेमवर्क आया। पहले एक फ्रेमवर्क आया, उसके बाद दूसरा आया। तो पहले वाले में जैसे इंडिया विल एलिमिनेट, हमने लिखा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स, वो रेसिप्रोकेटिव है। दूसरा बिंदु, इंडिया कमिट्स टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वर्थ 500 बिलियन यूएसडी, वो बदल के हुआ इंडिया इंटेंड्स टू। तो इंटेंड करने में
और कमिट करने में बहुत फर्क होता है। ये हमारी कूटनीतिक सफलताएं हैं, ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट्स चेंज करवा पा रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर इस डील को कर रहे हैं। तो इसके जो बिंदु हैं वो मार्च तक हमारे सामने आएंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क में कौन से सेक्टर में कितना टैरिफ रिड्यूस होगा, कहाँ पूरी तरह से एलिमिनेट होगा, किन प्रोडक्ट्स पे होगा, ये सारी शर्तों पर ही अब जो हमारा डेलीगेशन जा रहा है वो सारी शर्तों पर, प्रोडक्ट्स पर, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करके आएगा। फाइनल जो फाइन प्रिंट है वो इसके बाद बनेगा, और मेरे को लगता है 18-19 मार्च तक हमारे सामने ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स आ पाएंगे। एक और अफवाह फैलाई जा रही थी कि एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर को हमने खोल दिया। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि भाई भारत और न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हमें हमारी हार दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर और डेयरी सुपर पावर होते हुए भी हम अपना डेयरी का बाजार भारत से नहीं खुलवा पाए। हमने इस बात को स्पष्ट किया, हम किसी भी देश के लिए, किसी भी संगठन के लिए अपना डेयरी प्रोडक्ट्स का बाजार और कृषि का बाजार हम नहीं खोल रहे हैं। अमेरिका की डील में जो प्रोडक्ट्स है ना, एप्पल्स हैं, वॉलनट्स हैं, सोयाबीन ऑयल है और पशु चारा है, ये और रेड सोर्गम है, ये जो सारी चीजें हैं अंबर, ये तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम अमेरिका से लेते थे। बल्कि तब यदि आप तब की लिस्ट देखेंगे तो उसमें और भी प्रोडक्ट्स थे जो तत्कालीन भारत सरकार ने बंद कर दिए मंगवाना, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र पर इनसे असर पड़ता है। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पहले हम अमेरिका से मंगवाते थे, वो हमने पूरी तरह से बंद कर दिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम अमेरिका से किसी कीमत पर नहीं ले सकते, फ्री में भेजेंगे तो भी नहीं ले सकते। तो वो इसको भी लेकर के ट्रेड डील में हम देखते हैं कि बिंदुवार इसका अभी जो फ्रेमवर्क आया उसमें वर्णन है। तो ना हमने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोला है, ना हमने अपना डेयरी सेक्टर खोला है। हमने न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खोल रहे, ईयू के 27 देशों के लिए नहीं खोला, हम जीसीसी के देशों के लिए नहीं खोलेंगे, हमने यूएई के लिए नहीं खोला, हमने यूके के लिए नहीं खोला। तो हम इस बात को समझें कि इस चीज को, इस एक बिंदु को लेकर के हमारी जो सरकार है वो बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत फर्म भी है। तो अमेरिका के साथ भी जो हमारा अभी फ्रेमवर्क आया है उसमें इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ लिख दिया गया। अब सोयाबीन ऑयल है, हम उसका पहले ही आयात करते हैं। कुछ जो अल्कोहल स्पिरिट्स को लेकर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो ये फाइन ट्यून जो हमारे कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, ये हमारे बायोफ्यूल पॉलिसी से अलाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ये वो हैं, इनका हम वैसे भी आयात कर रहे थे। पशु चारे की हमें आवश्यकता है और रेड सोर्गम की हम पहले, ये सारी चीजें जो हैं ये वो हैं, या तो हमारे उत्पादक इनका उत्पाद नहीं करते या हम आयात पहले से करते चले आ रहे हैं। तो हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को भी पूरी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि तेल और गैस हम रशिया से लेना बंद कर रहे हैं, हमने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। हाँ, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रयोग करते हुए एनर्जी के सेक्टर में अपने हित को देखते हुए निर्णय लेंगे। हमने एग्रीकल्चर डेयरी के सेक्टर को नहीं खोला है, अमेरिका के लिए भी नहीं खोला है, हमने इंटेंड किया है। और वो जो $500 बिलियन है, आप अकेले यदि एविएशन के पार्ट्स को देखें, डिफेंस के हम इक्विपमेंट को देखें, तो वही हमारा 150 से 200 बिलियन यूएसडी का पर ईयर बैठ जाता है अमेरिका से, जो हम लेते हैं या हमें चाहिए। तो जो 500 बिलियन यूएसडी की भी हम बात करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अंबर। तो ये भी हमारे समझने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमने कोई टैरिफ एलिमिनेट नहीं किए हैं अमेरिका पर से। इसको लेकर के भी जब फाइन प्रिंट आएगा तब हमको समझ में आएगा। ऑल इन ऑल, डिप्लोमेटिकली भारत के एंड पर मुझको ज्यादा बेनिफिट्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब भी कोई डील होती है, हमारे एक बात और ध्यान रखें, जो सामने वाली पार्टी है वो अपना सब कुछ गंवाने के लिए आपके साथ नहीं बैठी है, उसको भी अपने कुछ इंटरेस्ट्स हैं जो सिक्योर करने हैं। तो ये तो मैं भी बोल रही हूँ कि जब हम भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस था जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, और ट्रंप ने बार बार इस बात को कहा कि वहां पर उनके मार्केट को या उनके लोगों को इसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी जो टीम जा रही है वो इसको लेकर के डेफिनेटली बात करेगी कि एक ऐसी विन विन सिचुएशन हो जिसमें हमारे लेबर सेंसिटिव मार्केट, और हाँ, लेबर सेंसिटिव मार्केट को भी लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। देखो, हमारे यहाँ पर हमारा जो लेबर सेंसिटिव मार्केट है, चाहे आप चमड़ा उद्योग को देखो, टेक्सटाइल्स को देखो, दूसरे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड क्षेत्र को देखो, अमेरिका में वो बहुत महंगा है, उसके शुल्क बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ पर उसके शुल्क हम देखें तो कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पर भी हमें, अमेरिका को भी फायदा है इससे, हमें भी फायदा है। अब ट्रंप को ये बात समझ में आएगी
जब ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए थे तब उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। और यहां भी मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश को लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही थी कि भाई कपड़े को लेकर के बांग्लादेश पर 0 टैरिफ कर दिया अमेरिका ने। हमारे साथ हम इस शर्त पे अड़े रहे कि हम कपास का क्षेत्र नहीं खोलेंगे, कपास अमेरिका से नहीं लेंगे, क्योंकि हम खुद एक कॉटन प्रोड्यूसर देश हैं। बांग्लादेश ने अपना कॉटन और दूसरे सारे सेक्टर्स अमेरिका के लिए खोल दिए हैं। इस शर्त पे उसकी टेक्सटाइल्स को 0% का टैरिफ लग रहा है कि बांग्लादेश पहले कपास अमेरिका से लेगा, तब उसका कपड़ा बना करके अमेरिका को भेजेगा। हम इस शर्त पर राजी नहीं हुए हैं। तो हमारा, चाहे आप लेबर सेंसिटिव उद्योग देखें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के उद्योग को देखें, जीआई वाले हमारे टेक प्रोडक्ट्स को देखें, या बड़े प्रोडक्ट्स को देखें, तो हमें ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इससे काफी फायदा होने वाला है। अंशुली, क्विक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत जो है वो मल्टीपल जो पावर ब्लॉक्स हैं उनके साथ एंगेज कर रहा है, क्या भारत ये सब कुछ बैलेंस कर पाएगा, या फिर हम कहेंगे किसी क्रॉस फायर में भारत उलझ सकता है? अभी तक तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाए हैं अंबर। यदि आप देखें तो 2 युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन में। यूक्रेन भी हमारा मित्र है, रशिया हमारा कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं तो नेचुरल अलाई कहती हूँ। तो इसके बावजूद अमेरिका के साथ भी हम अपने रणनीतिक साझेदारी का एक अध्याय खोल के बैठे, और उससे रशिया के साथ हमारे किसी प्रकार से संबंध खराब नहीं हुए। इसी बीच आप देखिए कि पश्चिम के देशों के साथ भी हमने अपने संबंध एक अलग लेवल पर एलिवेट किए। आज यूके के साथ हम एफटीए कर पाने में सफल रहे हैं, उसके पहले यूके के साथ बहुत बड़ा एफटीए हमने किया। फिर आप यदि देखें तो हम अपने जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, हम उनके साथ भी सांगठनिक तौर पर बहुत मजबूत हो रहे हैं और नेतृत्व की मांग कर रहे हैं वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की, जिसमें हमें सफलता मिल रही है। और सबसे मजेदार बात कि जब हम कहते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म करो, ग्लोबल साउथ को जगह दो, तो जो पश्चिम के पावरफुल देश है इंक्लूडिंग फ्रांस, वो हमारे समर्थन में आकर के खड़े होते हैं कि भारत एकदम सही बात कर रहा है। ये पुराना विश्व नहीं है, पुराने मापदंडों से आज की और भविष्य की वैश्विक राजनीति नहीं चल सकती। शक्ति की परिभाषाएं बदल चुकी है, तकनीक की शक्ति से ये दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। आप और मैं आज की बात करें, 5 साल 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही बात करते हैं, क्योंकि तब एआई पावर्ड वर्ल्ड किस तरह से संचालित हो रहा होगा ना अंबर, इसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तब हमारा देश कहां हो, इसकी कल्पना करना, इसका विजन करना, इसके मिशन पर आगे बढ़ना, अपने आप में देखिए भारत किस तरह से भविष्य परक होकर के सोच रहा है, इसको दर्शाता है। तो जिस तरह से अलग अलग पावर ब्लॉक्स हैं, उनमें सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ना, एक दूसरे की सहायता करना, और शक्ति को खाली एक संघर्ष से नहीं जोड़ना, शक्ति को प्रोग्रेस से जोड़ना, ये भारत ने किया है। तो मुझे लगता है कि चाहे पश्चिम एशिया में आप जाकर के देखो, हम पैलेस्टीन का भी समर्थन करते हैं, हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। पैलेस्टीन को एज अ स्टेट मान्यता दी हुई है हमने, और वही इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप भारत को देखो कि कूटनीतिक दृष्टि से यदि आप बात करोगे, तो भारत आज की तारीख में पूरे विश्व का सबसे बड़ा शक्तिवान देश में देखती हूं, जो बिना किसी संघर्ष के अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी पूर्ति करते हुए, वैश्विक जो लक्ष्य हैं उनको भी अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ग्लोबल ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया अब स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक एक्टिव प्लेयर के तौर पर सामने नजर आ रहा है। लेकिन ये बात भी है कि हर मूव का जो है वो कॉस्ट होता है, और हर पार्टनरशिप जो है वो एक प्रेशर पॉइंट उसका हमें पता होता है कि उसका भी कोई प्रेशर पॉइंट है, और हर स्ट्रेटेजिक साइलेंस का भी एक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस होता है। असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया अभी क्या साइन करने वाला है, सवाल ये है कि जो इंडिया है वो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जो शर्तें हैं वो लिख पा रहा है, या सिर्फ उन्हें मैनेज कर रहा है, और यही फैसला आने वाले सालों की जो जियोपॉलिटिक्स है वो तय करेगा। अंशु जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय।